आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कोलाइडी विलयन के वे प्रभाव या वे अनुप्रयोग जो हमारे दैनिक जीवन पर लागू होते हैं, या कोलाइडी विलयन का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, इस पर बात करेंगे। हम इस घटना को लिखते हैं, कहता है कोलाइडी अवस्था के अनुप्रयोग, क्या क्या यूज है हमारे यहाँ। सबसे पहला जैसे नंबर पे लिखा है औषधियों में। अधिकांश जो औषधियाँ होती हैं बेटा वो कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में अगर हों तो उनकी क्षमता साधारण रूप से अधिक होती है। तभी जो ज़्यादा पावरफुल औषधियाँ या शीघ्रता से आराम या राहत देने वाली दवाइयाँ होती हैं वो या तो पाउडर फेस में रखी जाती हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में रखी जाती हैं। तो अब पूछता है क्यों कोलाइडी अवस्था में क्यों औषधियों को रखना जरूरी है। तो क्योंकि बेटा कोलाइडी अवस्था में किसी भी द्रव का या किसी भी दवा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो सबसे अधिक होता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो इस पर अधिशोषण भी कैसा होगा, सबसे अधिक। और अधिशोषण होने का अर्थ है ये कार्य सबसे कैसा करेगा, अच्छा करेगा। तो मैंने तभी ये बात लिख रखी है क्योंकि कोलाइडी अवस्था में दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो सर्वाधिक होता है, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। अतः इस अवस्था में दवाएं अधिक प्रभावी रहती हैं। और क्योंकि दवाएं अधिक प्रभावी रहती हैं, एक दवा बेटा आती है आर्जिरोल। आर्जिरोल क्या है, सिल्वर चांदी की धातु का कोलाइडी विलयन। और इसका यूज कहाँ करते हैं, मैंने लिख रखा है आई ड्रॉप के रूप में, आंखों में डालने वाली ड्रॉप के फॉर्म में। करता क्या है, आंखों में आए हुए हानिकारक पदार्थों को ये कोलाइडी विलयन अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित। भाई मैं ऐसा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि आंख में कुछ हानिकारक पदार्थ आ गए जो आंख में दर्द या किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे ही आप आई ड्रॉप अर्थात कोलाइडी विलयन को आंख में डालोगे, मैंने बताया कोलाइडी विलयन की पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है, अधिक। इसलिए ये हानिकारक पदार्थों को अपनी सतह पर क्या कर लेगा, अधिक से अधिक चिपकाएगा। तो हानिकारक पदार्थ आपकी आंख से निकलकर कहां पर चला गया, आई ड्रॉप की सतह पर चिपक गया। तो क्योंकि हानिकारक पदार्थ जो था वो आपकी आंख से हट गया और इस दवा की सतह पर क्या हो गया, चिपक गया। तो आई ड्रॉप के फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है गोल्ड, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कोलाइडी विलयन होता है उसका कोलाइडी विलयन हम लोग दमा रोगियों की दवा के लिए करते हैं, दमा रोग के उपचार के लिए करते हैं। सेम प्रोसीजर इसका भी है क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अधिशोषण की क्षमता सबसे ज़्यादा है। अधिशोषण की क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब हानिकारक पदार्थों को ये अपनी सतह पर अधिक से अधिक चिपका सकता है और बॉडी से उसको क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। किसको अलग कर सकता है, हानिकारक पदार्थों को। सेकेंड नंबर में पढ़ता हूं, रबड़ व्यवसाय में आपने पढ़ा था होगा। वैसे तो रबड़ एक प्रकार का लिक्विड होता है। शुरुआती जब रबड़ प्राप्त की जाती है वो एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं। और लेटेक्स रबड़ का एक कोलाइडी विलयन होता है। अब होता क्या है, अगर किसी भी धातु के टुकड़े पर आपको रबड़ का हत्था चढ़ाना है, जैसे मैं एक नॉर्मली बात कर लेता हूं कि चाकू पर रबड़ के हत्थे को चढ़ाना है, तो हम करेंगे क्या, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ध्यान देते हैं। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि रबड़ एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है या लेटेक्स एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। हम चाकू के हत्थे को किसी धनावेशित प्लेट के साथ जोड़ देंगे, बैटरी के धनावेशित सिरे के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जितने हिस्से पर हमको रबड़ का हत्था चढ़ाना है उतने हिस्से को इस रबड़ के लेटेक्स में क्या कर देंगे, डुबा देंगे। अब क्योंकि आप जानते हो अगर रबड़ के उस चाकू के हत्थे को आपने रबड़ के लेटेक्स पे डुबा रखा है और चाकू पर लगा रखा है धनावेश, क्योंकि रबड़ के कणों पर कैसा आवेश है, ऋणावेश। ये सारे के सारे पार्टिकल आएंगे और चाकू की सतह पर क्या, हत्थे की सतह पर क्या होते, चिपकते रहेंगे चिपकते रहेंगे। वैसे मैं क्या सोचता हूँ, विद्युत धारा के प्रवाह में कोलाइडी कणों का एक विशेष इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे हैं और उस पर चिपक रहे, इस घटना को क्या कहते थे, वैद्युत कण संचलन। तो सारे के सारे रबड़ के पार्टिकल उस चाकू की सतह पर क्या होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे। और जब रबड़ के कण चाकू की सतह पर चिपक जाएंगे तो रबड़ चाकू की सतह पर रबड़ का हत्था चढ़ गया है। मैंने इसको लिख भी रखा है। रबड़ एक ऋणावेशित पायस है। इसकी धातु पर परत चढ़ाने के लिए, अगर किसी धातु पर इसकी परत चढ़ाना है आपको, तो धातु को काहे से जोड़ते हैं, एनोड से। इंपॉर्टेंट चीज है हम किस इलेक्ट्रोड से जुड़ रहे हैं। अच्छा, एनोड का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल से। क्यों पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि रबड़ का जो लेटेक्स है ये निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, जोड़ देते हैं। अतः विद्युत कण संचरण के द्वारा रबड़ की धातु पर परत चढ़ाई जा सकती है और रबड़ के छोटे छोटे कण धातु की सतह पर क्या होने लगेंगे, अधिशोषित होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, जल का शोधन। जल का शोधन तो मैं ऐसे बता सकता हूं,
आपके यहाँ अगर गंदा जल हो, कभी आपको ऐसा लगे कि जो हमारे पास जल का नमूना है ये गंदा है, ये शुद्ध नहीं है, कांच के गिलास पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, मेरे ख्याल से बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अदर मेटल के अगर गिलास वगैरह पर देखोगे तो, क्योंकि मेटल के अगर आपका गिलास ले लेते हो तो उसमें आर पार नहीं दिखता है, अच्छा नहीं लगेगा। आप जल को शुद्ध कर सकते हो। करना क्या, गंदे जल को ले लेना है, इसमें फिटकरी के टुकड़े को बांधकर लटका देना है, और ऐसा फिटकरी के टुकड़े को बांधकर लटकाना है कि फिटकरी का टुकड़ा जल में क्या रहे, डूबा रहे। और जब फिटकरी का टुकड़ा जल में डूबा हुआ रहेगा तो क्या होगा, फिटकरी का टुकड़ा जल में घुलेगा। और हम जानते हैं गंदा जल एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, अर्थात गंदे जल में जो गंदगी के कण होंगे इन पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश। अच्छा, फिटकरी जब जल में घुलेगा तो फिटकरी आपको याद होगा एक आयन देता है, यहां लिख देते हैं Al++, नहीं देता आयन। अगर Al++ आयन देगा तो ये सारे के सारे जल में उपस्थित गंदगी के ऋणावेशित कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेगा, चिपका लेगा। अगर गंदगी के कण इसकी सतह पर चिपक गया कर, इसकी सतह पर चिपक गए बहुत सारे गंदगी के कण, तो बेटा इस घटना को तो स्कंदन कहते हैं। और आपने लिखा था स्कंदन के बाद घनत्व तो कम होगा अगर इस स्कंदित कण का, तो ये पात्र की भरे भरे द्रव की कहां पर चला जाए, सतह पर। अगर घनत्व तो ज्यादा होगा तो ये बर्तन की कहां पर आ जाए, तली पर। मैं आपको बता दूं गंदगी का कण जो प्राप्त होगा उसका घनत्व तो अधिक होगा और वो बर्तन की कहां पर आ जाएगा, तली पर। जितनी भी गंदगी होगी स्कंदित होकर वो कांच की गिलास की तली पर आकर बैठ जाएगी। तो अब कांच के गिलास का यूज क्यों किया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट था, आपको गंदगी के पार्टिकल बर्तन की तली पर बैठे हुए क्या हो गए, दिखाई देंगे। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी घटना है, स्कंदन। मैंने देखो क्या लिखा है, जल में ऋणावेशित अशुद्धियां पाई जाती हैं। ऋणावेशित अशुद्धियां का मतलब जल अगर अशुद्ध है तो वो एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अतः जब भी फिटकरी को उस जल में डुबाओगे फिटकरी में उपस्थित Al++ चार्ज। अच्छा, क्योंकि कोलाइडी विलयन जो जल का है अशुद्ध कोलाइडी विलयन ऋणावेशित होता है, तो आयन कौन सा एक्टिव रहेगा, Al++, पॉजिटिव आयन। और ये पॉजिटिव आयन जल में पहुंचकर अशुद्धियों के कणों को क्या कर देता है, स्कंदित करा देता है। और स्कंदित हुई अशुद्धियों के कण बर्तन की कहां पर बैठ जाते हैं, तली पर, और जल शुद्ध हो जाता है। तो जल को शुद्ध करने का एक सामान्य तरीका है, कांच का गिलास ले और उसको क्या करें, उसमें पानी, गंदा पानी भर के उसमें फिटकरी के टुकड़े को क्या कर दे, डाल दे या लटका दे, जल तुरंत ही शीघ्रता से ही शुद्ध हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, धुएं का अवक्षेपण। सबसे पहले तो बात करते हैं धुआं क्या है। अब कहोगे सर जी धुआं क्या है, धुआं है। मैं क्या सोचता हूं, धुआं कहते किसको, नॉर्मली अगर आपने किसी भी ज्यादातर जब भी आप किसी पदार्थ को जलाते हो मेनली अनबर्न्ट पार्ट बचता। अनबर्न्ट पार्ट का मतलब है बिना जला हुआ हिस्सा, वो कार्बन का ही होता है। अब कोई सर जी इतना ज्यादा कंफर्म कैसे हो गया कि अगर किसी पदार्थ को जलाएंगे तो जो बिना जला हिस्सा है वो कार्बन का ही क्यों है। बेटा कार्बन शीघ्रता से नहीं जलता, कार्बन को जलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब आपने किसी लकड़ी के टुकड़े को, प्लास्टिक के टुकड़े को, या कोयले के टुकड़े को, या अन्य किसी पदार्थ को जलाया, फ्यूल को जलाया, तो फ्यूल को जलाने में उसमें जो सल्फर था उसकी दहन ऊष्मा कम होती है, वो शीघ्रता से जल गया। हाइड्रोजन तो था वो शीघ्रता से जल गया, फॉस्फोरस शीघ्रता से जल गया। लेकिन क्योंकि कार्बन को जलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिकांश मामले में ये देखने को मिलता है कार्बन आसानी से नहीं जलता है। अब लकड़ी के टुकड़े को जलाया तो लकड़ी के टुकड़े में उपस्थित कुछ कार्बन तो जल गया, लेकिन अभी भी कुछ कार्बन ऐसा रहा जो नहीं जला, लेकिन वो कार्बन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया और धुएं के साथ वो टुकड़े छोटे छोटे कार्बन कहां पहुंच गए, हवा में। तो क्योंकि धुआं में से कार्बन के छोटे छोटे बिना जले हुए कण वायु में उपस्थित है, हम इसको क्या बोलते हैं, धुआं। तो मेन प्रदूषण का कारण क्या है, वो कार्बन के छोटे छोटे कण जो वायु में अभी नहीं जले हैं। कार्बन का वो भाग जो जल गया वो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया और उसको तो आप देख भी नहीं सकते। ये बिल्कुल बात समझ लो कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि धुएं को मैं देख पा रहा हूं, तो धुआं कोई भी नहीं देख सकता अगर कार्बन पूरी तरह से जल गया होता। मैं बात याद दिलवाऊं एक दो बातों पर। तुमने कभी एलपीजी को जलते हुए देखा है, लिक्विड पेट्रोलियम के घरेलू सिलेंडर, धुआं दिखाई देता है क्योंकि उस पर कार्बन पूर्ण रूप से क्या हो गया है, जल गया। लेकिन घरों के बाहर अगर कंडा सुलगा दिया जाए, कंडा जानते हैं ना, गोबर के उपले,
अगर इसको जला दिया जाए तो धुआं ही धुआं नजर आता है। रीजन है क्योंकि इसमें से उपस्थित कार्बन वाले भाग को अभी हम जला नहीं पाए, और क्योंकि कार्बन वाला भाग अभी नहीं जला है, आपको धुआं देखने को मिल जाता है। तो धुआं क्या है मैं जान गया बस एक ही लाइन में, कार्बन के बिना जले हुए कण हवा में तैर रहे हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, धुआं। और कार्बन के बिना जले हुए कण हमको दिखाई देते हैं, जल जाता तो ये भी ना दिखाई देता। और कार्बन के बिना जले हुए कणों पर होता है ऋण आवेश, अर्थात जो धुआं है वो एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अब ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ चिमनी होगी जहाँ से धुआं निकलता होगा, उस चिमनी में बैटरी या सेल के धनावेशित इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड से बंधे हुए तार से एक गोला बांध के चिमनी के अंदर लटका दिया जाएगा। अगर बेटा गोला बांधकर चिमनी के अंदर लटका दिया गया तो चिमनी के अंदर लटका हुआ गोले पर कैसा चार्ज होगा, धनावेश। और धुएं में उपस्थित कार्बन के कणों पर का आवेश कैसा है, ऋणावेश। जैसे धुआं निकलेगा वो गोला क्योंकि धनावेशित है, वो कार्बन के सभी छोटे छोटे कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, चिपका लेगा, और केवल शुद्ध वायु को चिमनी से कहां जाने देगा, बाहर। तो इस प्रकार धुएं के कणों का अवक्षेपण कराया जा सकता है। मैंने लिख भी रखा है, धुआं एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी कण है। अब धुएं के विषय में इंफॉर्मेशन, जिसमें कार्बन के कणों पर कैसा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश। यदि चिमनी के अंदर कोई धनावेशित गोला लटका दिया जाए, धनावेशित गोला कैसे लटकाओगे, उसको उच्च विभव स्रोत के धनावेशित सिरे से जोड़ दिया जाएगा एक तार के थ्रू गोले को। जैसे एक तार के थ्रू गोले को जोड़ोगे वो गोला धनावेशित हो गया। अब क्योंकि गोला धनावेशित है तो मैंने बाद में बताया कार्बन के छोटे छोटे कण उस धातु के गोले पर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और पूछता है ये कौन सी घटना है, तो हम इस घटना को बताते हैं, ये वैद्युत कण संचलन। इस बात को बिल्कुल दिमाग में ना लाना, विद्युत कण संचलन या वैद्युत कण संचरण सेम चीज है, उस पर कोई भी अर्थ अलग नहीं है। कहता है मल से गंदगी को दूर करने में, मल से गंदगी को दूर करने में मैं क्या बताता हूं, सीवर का पानी नहीं होता है। अच्छा ये तो बात मानते हो कि द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब कोई नया वैज्ञानिक आ जाकर हम द्रव्य को नष्ट करके मानेंगे तो भाई बता नहीं सकते। अर्थात जो भी जल गंदगी में बदल गया, अर्थात जो सीवर के जल में मिला दिया गया, नहीं मेन होल होता है सीवर का पानी वहां जाता रहता है, तो वो तो बिल्कुल गंदगी वाला पानी है। क्या ये पानी कभी समाप्त होगा, कभी नहीं। इस दुनिया में कोई भी पदार्थ कभी समाप्त नहीं हुआ, बस हुआ है तो एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो गया है। तो अब क्या होता है, सरकार ने भी ऐसे बना रखे होते हैं कि ये जो गंदा जल है ये शहर के एक भाग पर क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। अच्छा गांव क्षेत्रों में अभी ये कुछ भी नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसा लगातार देखने को मिलता है। जितना भी गंदा पानी है वो एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको फिल्टर किया जाएगा, और फिल्टर करके पानी को फिर से शुद्ध करने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, उसको अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी। तो वो अच्छा बनाने की कोशिश कैसे की जाएगी उस पर बात करते हैं। यहां से पढ़ते हैं, कहता है मल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो वो जो गंदा जल है एक प्रकार का कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो मल है ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अच्छा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को सबसे पहले एक पाइप में से गुजारते हैं, और उस पाइप में से एनोड और कैथोड दोनों को लगा करके रखते हैं। अब क्योंकि सर जी एनोड या कैथोड क्या करेगा, तो आधे के दिमाग में आएगा एनोड या कैथोड क्या करेगा, वो आधे के दिमाग में समझ में आ गया क्या एनोड या कैथोड करने क्या वाला है। अब क्योंकि मल के में से जो गंदगी के पार्टिकल हैं वो तो ऋणावेशित हैं, जब एक ऐसे पाइप में से होकर गुजरेगा जिसमें धनावेशित प्लेट भी लगी हैं और ऋणावेशित प्लेट भी लगी हैं, तो गंदगी के जो ऋणावेशित पार्टिकल हैं वो सारे के सारे पार्टिकल धनावेशित प्लेट पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और शुद्ध जल आगे की ओर बहता हुआ चला जाएगा। गंदगी की अच्छा कुछ देर बाद होगा भी क्या, गंदगी के पार्टिकल उस प्लेट पर चिपकते रहेंगे और प्लेट की सतह को पूर्ण रूप से क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। फिर इस प्लेट को हटाकर पीछे वाली प्लेट को क्या कर दिया जाएगा, आगे कर दिया जाएगा। इस तरह से प्लेटों की भी सफाई होती रहेगी और जल को भी शुद्ध किया जाता रहेगा लगातार। अच्छा यही पानी क्या है, जब फिल्टर हो जाता है तो फिर से दोबारा यूज के लिए में आ सकता है। नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे, पहले मैं पढ़ देता हूं। कहता है मल एक ऋणावेशित एक कोलाइडी विलयन है जिसमें गंदगी के कण पर गंदगी के ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। मल को ऐसे थोड़ा सा यहां पर ठीक कर लेना, मल को
ऐसे कक्ष में से प्रवाहित करते हैं जिसमें एनोड तथा कैथोड दोनों लगे रहते हैं। अच्छा, होगा क्या, जितने भी ऋणावेशित पार्टिकल होंगे वो सब एनोड पर जाकर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्यों? गंदगी के कणों पर ऋण आवेश है और एनोड पर कैसा आवेश है, प्लस चार्ज है। गंदगी के ऋणावेशित कण ऋणावेशित होने के कारण धनावेशित एनोड पर क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कण। और इस प्रकार से मल से गंदगी के कणों को क्या कर दिया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे, लिखता है रक्त। आखिर केवल रक्त पर क्या है? रक्त का अर्थ है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए ज्यादातर दो स्थानों पर अलग अलग घटनाएं हैं। आप घरों में हो या नाई की दुकान पे हो और आपको चोट लग जाए तो तुरंत क्या किया जाएगा, फिटकरी के टुकड़े को चोट वाले हिस्से पर क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा जहां से रक्त बह रहा है। और जैसे ही चोट वाले हिस्से पर लगाओगे कुछ ही देर में देखने का इफेक्ट ये मिलेगा कि बहता हुआ रक्त बंद हो गया है। लेकिन अगर आप अपने स्कूल की लैब पर हो और वहां पर किसी घटना या दुर्घटनावश आपको चोट लग जाती है, रक्त बहने लगता है, तो आपके सर्जी करेंगे क्या, तुरंत आपके सर्जी उन्हीं केमिकल्स में से एक केमिकल निकाल के लाएंगे जिसमें लिखा होगा फेरिक क्लोराइड, FeCl3, और फेरिक क्लोराइड की कुछ बूंदें आपके हाथ में क्या कर देंगे, डाल देंगे, और फिर इसके बाद आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो फेरिक क्लोराइड का बोतल में ऐसा क्या था या फिटकरी में ऐसी क्या चीज थी जो रक्त के कणों को या रक्त को बहने से क्या कर देता है, रोक देता है। तो हमें उस आर्टिकल पर बात करनी है। अब मैं यहां से पढ़कर स्टार्ट करता हूं कि रक्त भी एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, चाहे फिटकरी हो और चाहे FeCl3 फेरिक क्लोराइड हो। इन दोनों पर अगर देखा जाए तो फेरिक क्लोराइड के Fe पर ट्रिपल प्लस चार्ज पाया जाता है, 3 इकाई धनावेश पाया जाता है, और फिटकरी में भी एल्यूमिनियम पर 3 इकाई धनावेश पाया जाता है। और किसी आयन पर अगर बेटा 3 इकाई धनावेश पाया जाए, इसका मतलब है उस आयन पर आवेश की मात्रा बहुत अधिक है। अगर बेटा आयन पर आवेश की मात्रा बहुत अधिक होगी, क्योंकि Fe और Al पर धनावेश है और रक्त के कणों पर क्या होता है, ऋणावेश। जैसे ही Fe या Al का आयन जो होता है वो रक्त के कण के संपर्क में आता है, रक्त के कणों के को क्या कर देता है, स्कंदित कर देता है, अर्थात उनके आवेश को समाप्त कर देता है। और जब आवेश को समाप्त कर देता है तो रक्त के कण धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, स्कंदित। स्कंदित का मतलब समझते हो क्या होते हैं, अवक्षेप के रूप में जमने लगते हैं। और जब अवक्षेप के रूप में जमने लगेंगे तो बहता हुआ रक्त क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है, क्या NaCl से बहते हुए रक्त को रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है, Na पर केवल एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थात धनावेश की मात्रा कैसी है, कम। या बेटा बस मैं इतनी बात पूछूंगा, अगर Na पर एक प्लस चार्ज है, इसकी स्कंदन शक्ति कैसी होगी, कम। तो आप उस पदार्थ का यूज भी नहीं करना चाहोगे जिसकी स्कंदन शक्ति कम है। आपको तो वो पदार्थ दिमाग में आएगा उसी समय कि वो पदार्थ दीजिए जिसकी स्कंदन शक्ति कैसी हो, अधिक। तो आप पॉजिटिव चार्ज 3 या पॉजिटिव चार्ज 4 वाले आयन की डिमांड कर लोगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 4 वाले आयन बहुत ही कम अवेलेबल हैं। प्लस चार्ज 3 वाले आयंस को आप ढूंढने लगोगे, जो तो फिर या तो फिटकरी में है या तो FeCl3 में है। लिखा है रक्त एक कोलाइडी विलयन है जिसमें Fe प्लस चार्ज 3 या Al प्लस चार्ज 3 द्वारा स्कंदित कराया जाता है। अगर आप रक्त को जानते हो, रक्त एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और इस रक्त को हम या तो Fe प्लस चार्ज 3 द्वारा या तो Al प्लस चार्ज 3 द्वारा स्कंदित करा सकते हैं। अच्छा, क्यों करा सकते हैं? क्योंकि Fe पर और Al पर पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज है, और ये रक्त की ऋणावेशित कणों को क्या कर सकता है, स्कंदित कर सकता है। आगे लिखा है कि आखिर Fe प्लस चार्ज 3 Al प्लस चार्ज 3 का ही इस्तेमाल क्यों? तो मैंने लिख रखा है स्कंदन शक्ति कैसी होती है, उच्च होती है। अतः बहते हुए रक्त को रोकने के लिए FeCl3 या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट अर्थात फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, हमेशा अपोजिट चार्ज वाला आयन चाहिए कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए। कहता है वर्षा का होना। अब वर्षा तो बादलों से ही होती है। बादल क्या है? बादल भी एक प्रकार के कोलाइडी विलयन है। मैं अगर इस बादल को सही ढंग से पढ़ता हूं तो जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरने लगे, यही तो बादल है। अब होता क्या है, कभी कभी आकाश में बिजली कड़कती है या बादल आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। बिजली के कड़कने से टेम्परेचर उत्पन्न होता है या आपस में रगड़ने से भी क्या होता है, टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ऊष्मा निकलती है। और वो ऊष्मा
बादल के कणों के आवेश को क्या कर देती है, समाप्त। अर्थात बादल में उपस्थित जो जल की बूंदें हैं उनके आवेश को क्या कर देती है, समाप्त। आपने एक बात लिखी होगी, स्कंदन का एक प्रकार पदार्थ को गर्म करके। तो जब बादल आपस में टकराए, ऊष्मा उत्पन्न हुई, जल के कोलाइडी विलयन के कणों का आवेश क्या हो गया, समाप्त। और आवेश समाप्त हो गया तो जल की छोटी छोटी बूंदें आपस में क्या करना स्टार्ट करेंगी, मिलना। अच्छा बस ये बात बताना, जल की छोटी छोटी बूंदें अगर आपस में मिलेंगी तो बूंद का निर्माण, बड़ी बूंद का निर्माण करेंगे कि छोटी बूंद का। बड़ी बूंद पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम होना चाहिए कि अधिक, अधिक। तो जब बड़ी बूंद बनकर तैयार होगी, गुरुत्वाकर्षण बल इस पर अधिक होगा तो ये कहाँ की ओर भगेगी, पृथ्वी की ओर। और ये जैसे ही बूंद बड़ी होकर पृथ्वी की ओर भगती है, हम इसी को तो कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो मैं उसी बात को लिखता हूं, क्या बादल भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, ये भी मैं जान गया, जिसमें जल की छोटी छोटी बूंदें वायु में परिक्षिप्त रहती हैं, सार वायु में लटकी रहती हैं, टंगी रहती हैं। आगे मैं क्या पढ़ता हूं, ताप के प्रभाव में जैसे ही बादल आपस में टकराते हैं, हाई एनर्जी मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, और उस ऊष्मा के मुक्त होने पर जल की बूंदों का संघनन, जल की छोटी छोटी बूंदें आपस में क्या होने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं। इसी को तो संघनन कह रहा है, संघनन होता है। अतः जल की बड़ी बूंद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आ गिरती है, और इसी चीज को तो बारिश होना बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा है नदियों का डेल्टा बनना। अभी मैं कहता हूं कि नदियों का जल भी एक कोलाइडी विलयन है। अब कहोगे सर जी पूरी दुनिया में हर एक कोलाइडी विलयन बताते चले जा रहे हो, तो बेटा आज पढ़ ही रहे हैं केवल उन्हीं विलयनों को, आज हम दूसरी चीज का बातें नहीं कर रहे हैं। तो नदियों का जल भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। कोई पूछे कैसा कोलाइडी विलयन है, तो हम बताएंगे इसमें रेत के छोटे छोटे कण पानी में तैरते रहते हैं, रेत के छोटे छोटे कण पानी में तैरते रहते हैं, ये एक ऐसा कोलाइडी विलयन है। अब हुआ क्या, नदियों का बहता हुआ जल लास्ट में कहाँ जाता है, समुद्र में, ऐसा सबको पता है। नदियों का बहता हुआ जल जब लास्ट में समुद्र में जाता है, समुद्र में ये बात जानते हो कि विद्युत अपघट्य पाया जाता है। समुद्र में बेटा जितने ज्यादा से ज्यादा साल्ट है वो तो समुद्र में ही पाए जाते हैं। अच्छा, साल्ट का मतलब है विद्युत अपघट्य भी। जैसे मैं क्या सोचता हूं, किसी व्यक्ति को ये अंदाजा है कि ये कहां पाया जाता है सबसे अधिक, NaCl, समुद्र में, सबका आंसर है। अच्छा, NaCl अगर समुद्र में पाया जाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्या ये विद्युत अपघट्य नहीं है? तो होगा क्या, नदी का पानी जैसे ही समुद्र में आकर गिरेगा, समुद्र में से उपस्थित विद्युत अपघट्य, आप कहोगे सर जी क्या केवल यही विद्युत अपघट्य समुद्र में, बेटा और भी है, मैं एक की बात केवल बता रहा हूं। ये विद्युत अपघट्य क्या करेगा, नदी के कोलाइडी विलयन अर्थात नदी में उपस्थित बालू या रेत के छोटे छोटे कणों का क्या करेगा, स्कंदन। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर नदी के जल में उपस्थित रेत के छोटे छोटे कणों का स्कंदन कर देगा ये विद्युत अपघट्य, तो रेत के कणों का आकार आपस में जुड़ने के कारण कैसा हो जाएगा, बड़ा। अच्छा, एक और बात पूछेंगे, बड़े कण का वजन कैसा होगा, अधिक। अगर बड़े कण का वजन अधिक है तो क्या ये अधिक वजन वाला कण अब पानी की धारा में दूर तक बहकर जा पाएगा? अगर दूर तक नहीं बहकर जा पाएगा तो वो वहीं कहीं क्या होने लगेगा, बैठने लगेगा, स्कंदित होने लगेगा, जमने लगेगा, अपना स्थान बना लेगा। और जब जमने लगेगा तो कुछ दिनों बाद वहां पर आपको एक टीला जैसा नजर आ जाएगा, और टीले के बनने को ही तो हम कहते हैं डेल्टा का निर्माण होना। ऐसा माना जाता है कि आज जहाँ हिमालय पर्वत नहीं है, कहीं एक समय था जब यहाँ नदियाँ आपस में मिलती थी आकर, या नदियाँ समुद्र में मिल जाया करती थी, ऐसा मानते हैं। क्योंकि भैया देखो इतनी पुरानी घटना का तो ना तो हम थे उस समय और ना आप थे उस समय, हम तो नहीं थे, आपको पता नहीं। क्योंकि भैया यहाँ तो हर एज के बच्चे हैं, किसी किसी की एज तो 150-200 साल के ऊपर जा रही है। तो ऐसा मानते हैं उस जगह पर कि कभी एक ऐसा समय था जब नदी आके यहीं पर समुद्र पर गिरती थी, और नदी जब समुद्र पर गिरती थी तो नदी के में उपस्थित बालू या रेत के कणों का स्कंदन होने लगा। स्कंदन होते होते हुए टीले का निर्माण हुआ। यह टीला लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि स्कंदन जितनी देर तक होता रहता है टीले का साइज बढ़ता रहता है। और आज ऐसा मानते हैं इतना बड़ा टीला हो गया जिसको हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तभी तुम लोगों ने एक घटना और पढ़ी होगी, क्या कहते हैं, पहाड़ हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसा तुम लोगों ने अपने गांव घर में सुना होगा, क्या कहते हैं, पहाड़ हमेशा लगातार बढ़ते रहते हैं। और ये बात कहीं तक घटना सही भी है, क्योंकि पहाड़ों की सतह पर, जमीनी सतह पर अंदर की ओर कणों का लगातार, पत्थर के कणों का लगातार स्कंदन जारी रहता है। और जब क्योंकि स्कंदन जारी रहता है अर्थात कण, छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़े कण का निर्माण करते रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप कि पहाड़ लगातार क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं।
बढ़ते रहने को वो लोग बोलेंगे बढ़ते रहने का है, और हम लोग बोलेंगे कि पहाड़ में से मिट्टी के या पत्थर के कणों का क्या हो रहा है, स्कंदन। तो बेटा नदियों का जल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें रेत के कण जल में निलंबित होते हैं। रेत के छोटे छोटे कण जल में क्या होते हैं, टिके रहते हैं। जब यह जल समुद्र में गिरता है, मतलब नदियों का जल जब समुद्र में गिरता है तो समुद्र में ऊपर से लवण या विद्युत अपघट, मैंने लिखा था NaCl, लवण या विद्युत अपघट इन रेत के कणों का क्या कर देता है, स्कंदन कर देता है, उन्हें जमा देता है। अतः डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण इसलिए होता है जैसे ही जमा दिया तो वे कण ज्यादा दूर तक गति नहीं करके जा पाते और वहीं पर जमने लगते हैं और जमकर डेल्टा का निर्माण करते हैं। लास्ट है अपना, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ऐसा हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में बेटा एक घटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब भी प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण किसी कण पर या तीक्ष्ण किनारों पर पड़ती है तो बेटा प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ऐसा आपने भी पढ़ रखा है, 7 रंगों का विभाजन विब गेउर के हिसाब से होता है। मैं ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा इसमें से, लेकिन बस इतनी बात बताएंगे रसायन विज्ञान के आधार पर कि हमारा वायुमंडल भी धूल और वायु या गैसीय कणों से मिलकर बना है और इसमें भी बहुत सारे प्रकार के कोलाइडी विलयन लगातार तैरते रहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन कोलाइडी कणों पर पड़ता है तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। आपको अगर प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड होता है तो आकाश का रंग भी 7 रंगों में दिखाई देना चाहिए। लेकिन बेटा क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक नीले रंग के लिए होता है, अन्य कलर्स का फैलाव कम हो पाता है, जबकि नीले रंग या बैंगनी रंग का प्रकाश का फैलाव कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। क्योंकि नीले या बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का फैलाव सबसे अधिक होता है, हमें आकाश का रंग भी नीला या बैंगनी ही दिखाई देता है। मैंने लिख रखा है, वायु में धूल या गैसीय कणों का कोलाइडी विलयन बना रहता है। जब सूर्य का प्रकाश इन कणों पर पड़ता है तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन। नीले रंग के लिए सर्वाधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो अन्य कलर के लिए भी होता होगा, लेकिन नीले रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अतः आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। लेकिन एक घटना इससे जस्ट विपरीत है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। तो इस बात को भी, घटना को पहचान लेना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक दूरी को कवर करना पड़ता है। जिस रंग के लिए प्रकाश का फैलाव ज्यादा होता है वो रंग दूरगामी नहीं होता है। दूरगामी का समझते हो, दूर तक नहीं जा सकता है। अच्छा एक भाई बात पूछता हूं, घर में एक बल्ब जला दिया जाए, वो प्रकाश फैला रहा है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर बल्ब आपके टार्च पे लगा दिया जाए, उस पर एक फोकस करने के लिए माध्यम लगा दिया जाएगा, अब इसको फैलना नहीं है, इसी सामने वाले मार्ग पे जाना है, बहुत दूर तक प्रकाश जाएगा। क्योंकि नीले रंग का फैलाव सबसे ज्यादा होता है, नीला रंग का प्रकाश दूर तक नहीं जा पाता है। लेकिन सबसे कम फैलाव किस रंग के लिए होता है, लाल रंग के लिए। तो लाल रंग का फैलाव क्योंकि सबसे कम होता है, ये सबसे अधिक दूर तक जाता है। मैंने क्या बताया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य सबसे अधिक दूरी पर है, अर्थात सूर्य के प्रकाश को एक लंबी दूरी तय करके आनी है। तो जो कलर का फैलाव ज्यादा था वो वहीं फैलकर समाप्त हो गया, यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। लाल रंग का फैलाव सबसे कम था, इसलिए सबसे दूर आया हमारे नेत्रों तक, और हमें उस समय आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ा, लाल दिखाई पड़ा। तो बेटा कोलाइडी विलयन से रिलेटेड ये घटनाएं हैं। तो आपका जो ये चैप्टर है वो भी समाप्त हो गया। बाकी की पढ़ाई के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।